बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद ब्रंच टॉक में। हर हफ्ते हम मिलते हैं बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के लोगों से जिनसे आप मिलना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज जिस शख्सियत से हम मिलने चाह रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा इश्तियाक इनसे मिलने का होगा तो कुछ गलत नहीं होगा, इसलिए कि एक लंबा अरसा गुजरा है उनको हमारे दिलों पे हुक्मरानी करते हुए और उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में हमारा दिल जीता है। पहले तो एक खूबसूरत आवाज़ के मालिक और हामिल एक सिंगर के तौर पर, फिर हिट पे हिट आइटम्स उनके इतने लंबे अरसे तक उन्होंने रिटेन किया अपनी शोहरत को और अपनी कामयाबी को, और उसके बाद उनकी शख्सियत का एक और रुख जो हम सबके सामने आया वो था एक ऐसे मुखय्यर, एक ऐसे दर्द दिल रखने वाले इंसान का जिसने अपने इलाके में हॉस्पिटल बनाने का सोचा। शायद मेरी इन टिप्स से आपको अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि मेहमान कौन से हैं, तो फिर किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो देकर आए। आज हम आपको मिलवा रहे हैं मुल्क के मशहूर सिंगर और उसके साथ साथ सुकरा शफी मेमोरियल हॉस्पिटल के बानी और आजकल हिलाल अहमर जैसा जो इंसानी खिदमत का इदारा है उसके चेयरमैन भी हैं, अब्रारुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेलकम टू रेड क्रेसेंट, पाकिस्तान रेड क्रेसेंट सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। सो हर गुजरते अरसे के साथ साथ यू कीप ग्रोइंग माशाल्लाह से, मुख्तलिफ चीज़ें जो है हम ऐड ऑन करते जाते हैं। प्रेजेस टू ऑलमाइटी अल्लाह। ये सोचा था जहाँ पे आज आप चेयरमैन की हैसियत से बैठे हैं, कभी ये जहन में टारगेट था? नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। लेकिन मतलब इस तरह के काम करने का ज़रूर सोचा था कि अल्लाह मौका देगा तो मैं इंसानियत के लिए बड़े से बड़ा काम करूँगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में तो कभी ख्याल नहीं आया जहन में। लेकिन सियासत में तो आप आ गए थे अमली तौर पे भरपूर अंदाज में। ऐसे ही है। चंद उन फनकारों में से हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के सियासत में हिस्सा लिया। पहली बात ये, फनकारों को सियासत में आना चाहिए? बिल्कुल, मेरे ख्याल में होते ही हैं ऑलरेडी सियासत में, सिर्फ ज़्यादा खुल के सामने नहीं आते। हर किसी की ओपिनियन होती है और फनकार तो बड़ा हसास फर्द होता है, वो तो मुआशरे के मसाइल को बगौर देख रहा होता है और उसको रिएक्ट करना चाहिए उस पर। वोट तो डालते ही होंगे ना, तो वो भी तो एक सियासत है। तो अगर खुलकर सामने आए खिदमत के लिए और वाकई वो सियासत जिसे खिदमत कहते हैं जो है असल में उसका मकसद, उसके लिए आए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि हसास तरीन लोग सामने आ रहे हैं बजाय इसके कि पत्थर दिल लोग ही काबिज रहें। ठीक है, क्या खोया क्या पाया सियासत में? बहुत सारे फैंस खोए जो मुख्तलिफ जमातों से उनका ताल्लुक था, लेकिन बहुत सारी सेटिस्फेक्शन पाई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मर्जी कैंडिडेट इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। पाकिस्तान का दुनिया में अल्लाह ने ज़्यादा इज़्ज़त दी। अगर मैदान जंग में देख लें, छोटा सा मैदान जंग जो भारतीय तैयारे ने यहाँ पे आने की कोशिश की थी, उसको मार गिराने के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो इज़्ज़त दी, हमारे वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क़ौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करके जो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, हमारा कलमा वहाँ पे लोगों को सुनाया, हमारा विजन सुनाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार का बताया दुनिया को, फिर हमारे सॉफ्ट इमेज को प्रमोट किया कि हम यहाँ पे पीसफुल तरीके से रहना चाहते हैं, और कश्मीर की बात की उन्होंने, तो वो इंटरनेशनली जो इमेज बढ़ा पाकिस्तान का, और ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे मुखालिफिन का इमेज, असल इमेज दुनिया के सामने, असल चेहरा सामने आया, जिसे किसी वजह से हमारे साबका हुक्मरान जो है वो नहीं पोर्ट्रे करते थे। उनके तो वो जो जासूस आते थे उनका भी नाम लेना गवारा नहीं करते थे। सो अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत हुई, और अब हम देख रहे हैं कि वो बुनियादें जो नमक के पत्थरों पर खड़ी थी, वो नमक के पत्थर हटा के उसकी जगह प्रॉपर पत्थर लगाए जा रहे हैं। इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ,
और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह जब उस पे इमारत खड़ी होगी तो उसके समरात भी जल्दी सामने आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, स्टारडम आपके पास था, यू आर वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पीपल माशाल्लाह से, जो पहले ही गाने के साथ हिट हुए और ऐसे हिट हुए माशाल्लाह से कि आपने पूरी एक जनरेशन आपके पीछे आई है जो आपके नक्शे कदम पे चली है। तो जरूरत क्या थी, क्या ऐसी कमी या लैकिंग थी जिसकी वजह से आपको लगा कि स्टारडम के बावजूद आई स्टिल नीड टू बी इन द पॉलिटिक्स? स्टारडम का कोई इतना वो शौक नहीं था मुझे, पॉलिटिक्स तो असल में खिदमत है ना। जो देखें स्टारडम का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि वो जो मकासद थे ना, जो अब्बू बचपन से कहा करते थे और कान में डालते थे कि तुमने इस मुल्क को ठीक करना है, तुमने करना है, यू कैन डू इट। तो मैं छोटा बच्चा था, मैं समझ बैठा कि हाँ मैंने सब कुछ करना है। तो जब मैं स्कूल में गया तो बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा लायक थे, तो मैं कहता था, अब्बू तो कहते थे कि सब कुछ तुमने ठीक करना है, तो तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बहुत लायक हो, तो ये तो बच्चे मेरे से ज़्यादा लायक हैं यहाँ। समहाउ वो मेरे जहन में ही रहा कि नहीं, मुझे मौका मिलेगा तो मैंने चीज़ें ठीक करनी। तो उस ख्याल के साथ मैंने ग्रो किया। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर आप लोग भी अपने बच्चों के जहन में बचपन से डाल देना कि यू आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और ये वतन तुम्हारा है, हाँ, और तुम्हें ठीक करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसको शायरी नहीं हमने सिर्फ समझनी, इसको वाकई बताना है कि ये तुमने ठीक करना। तो वो बच्चा वाकई समझेगा, अच्छा ओके दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, आई हैव टू डू इट। अच्छा, इतना पक्का प्रोनाउंसिएशन पंजाबी का, जो ठेठ पंजाबियों का, बहुत कम पंजाबी भी इतनी खालिस पंजाबी बोलते हैं, और खासतौर पे आपकी जनरेशन के एक नस्ल पीछे चले जाए तो उनको ये कैसे और क्यों कर मुमकिन हुआ कि आप पंजाबी लिखते भी, पढ़ते भी, पढ़ाते भी रहे? अच्छा, मैं पंजाबी पढ़ाता तो नहीं था, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता था। अच्छा। एचएसएन में, हाँ। लेकिन पंजाबी मेरी चूंकि घर में बहुत ठेठ पंजाबी बोली जाती थी, मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब और हमारा नारोवाल का जो एरिया है उसमें, हम गुजरात में भी रहे। आई वॉज बॉर्न इन फैसलाबाद, ब्रॉट अप इन गुजरात। नारोवाल से बहुत रिश्तेदार आते थे और वो बहुत ही टिपिकल पंजाबी बोलते थे, तो मैं बड़ा महसूस होता था सच पूछे तो मैं वो थोड़ी सी डिफरेंट भी मुझे लगती थी, तो मैंने गानों में तो जानबूझ के वो डाली है। अच्छा। जो मुश्किल तरीन है। और अभी तो आप हैरान होगी कि मेरे घर वाले मुझे पंजाबी में इलिटरेट समझते हैं और आप मुझे इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हैं। और जब वो आपस में बैठते हैं तो कोई ऐसा वर्ड बोलेंगे जो मुझे कभी मैंने सुना नहीं होगा, तो ये हमसे कहेंगे अबरार को तो नहीं आता होगा, ये मुझे वो मम्मी डैडी समझते हैं कि इसको कख नहीं पता पंजाबी का। अच्छा। ये सोचें जरा कि उनको कितनी आती होगी। सही। इतनी वसी लैंग्वेज है, इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है कि इसमें एक्सप्रेशंस, एक वर्ड आपको एक्सप्रेस कर देता है। जैसे मैं कहूँ ना कि फलाना आदमी बड़ा बीबा आदमी, अब बीबा आदमी की डेफिनेशन जो है ना, वो एक जहन में तासुर बनता है, मगर वर्ड्स में बयान नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये पंजाबी में गाना गाने का ख्याल जो है ये कैसे आया और क्यों आया? आप उर्दू में भी गा सकते थे, तो आपने पंजाबी क्यों चूज की? मुझे लगा कि मेरी स्ट्रेंथ है। शुरू में मैंने और भी जुबानों में गाए, तो इंग्लिश में, उर्दू में। शुरू में तो मैं हार्ड रॉक म्यूजिक किया करता था जब मैं इस्लामाबाद में था, एक बैंड बनाया हुआ था हम लोगों ने। अच्छा। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। जब हम घर आते थे शाम में, पंजाब लॉ कॉलेज, और उसके बाद फिर म्यूजिक, फिर क्रिकेट, सारा कुछ छोड़ना कुछ नहीं होता था हमने। अच्छा। हाँ। और फिर हार्ड रॉक बैंड था, एक दो लड़के थे वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वो डॉक्टर्स बन गए, एक दो इंजीनियर्स थे, तो हम मिलके इस तरह से हमने, किसी को गिटार बजाना आता था, कोई कीबोर्ड बजाता था, मैं गाता था उसमें, लेकिन हमें कोई नहीं सुनता था, हम खुद ही गाते थे बस। लेकिन मुझे याद है नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना आया मस्त कलंदर, ये सारा, तो हमने यूनिवर्सिटी में एक आध कॉन्सर्ट किया और वो बड़ा हिट हुआ, बड़ा अच्छा गया। तो बस ये था कि बस म्यूजिक को जैसे शुगल में, यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल थी, मिस नाहिद मंजूर, हम वहाँ पे बहुत इवेंट्स किया करते थे। मेरी जो बचपन में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मिस फरीदा शेख, हमारी गुजरात की स्कूल के प्रिंसिपल साहिबा, उन्होंने मेरी शख्सियत की ये जो साइड है, म्यूज़िक की साइड है, उसको ग्रूम किया। टीचर आते थे म्यूज़िक के, वो हमें सिखाते थे राग और ये वो सारा, और हम पाक सरजमीन, शादबाद और कलाम इकबाल पढ़ रहे होते थे, नात शरीफ भी पढ़ते थे। तो दैट इज़ हाउ म्यूज़िक के साथ वो एक हुआ। और फिर जब म्यूज़िक हुआ तो एल्बम में पंजाबी गाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ, तो मुझे लगा मुझे ज़्यादा बिल्लो दे घर और एक डिफरेंट सी पोइट्री जो हो गई थी। बस बिल्लो कोई थी उस वक्त या ये फैंटेसी थी? कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही फैंटेसी थी और कुछ भी नहीं, बस फैंटेसी भी कोई नहीं थी, समझ ले, बस वर्ड्स थे सच पूछे तो, बिल्कुल कि वर्ड्स का मजमुआ था। और मैं खुद हंस रहा था उस पे, असां ते जाना बिल्लो दे घर। इवन मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, वो भीगा भीगा सा दिसंबर है,
वो उर्दू का गाना है मगर वो बड़ा एक रोमांटिक सा, लोग बड़ा पूछते हैं यार वो तो नहीं हो सकता, तुमने यकीनन कहीं ना कहीं मोहब्बत की है और ये गाना उसी के नतीजे में इतना इंटेंस गाना है फलां। तो मैं हंसता हूँ कि मैं शावर ले रहा था जब भीगा भीगा सा दिसंबर मैंने बनाया था और बस वो जोड़ जोड़ के पोइट्री और वो बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, हाँ बता कुछ शायरी सच्ची जो होती है वो जरूर है सच, जैसे सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फैसले होंगे, तेरे रंग रंग, तेरे रंग रंग, तेरे रंग। सो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है आपकी कि दिल पे हाथ रखते हैं आप, दिल की बात करते हैं तो दिल छू लेते हैं, रूह की बात करते हैं तो रूह झूम जाती है। ये कमाल बहुत कम लोगों को हासिल है। सो हाउ कम कि यू हैव अ स्ट्रांग हार्ट एंड देन अ स्ट्रांग माइंड और उसके साथ साथ एक मजबूत रूह भी, ये कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल है। अच्छा, इसका सवाल का जवाब बड़ा ही मुश्किल है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरह की क्वालिटीज से नवाजा होता है। मैं समझता हूँ कि ये मैं सेंसिटिव हूँ, एक ये सेंसिटिव बंदा अपने लिए इतना अच्छा भी नहीं होता सच पूछें तो, बड़ा वफाल होता है। लोगों के लिए अच्छा होता है, अपनी जिंदगी तो वो कहता है बस मतलब इसको पूरा करना है हमने। हाँ। सच पूछे तो ऐसा ही है, मतलब मुझे आप अरबों रुपया मेरे सामने खरबों रख देंगे ना, इट विल नॉट एक्साइट मी, क्योंकि मेरे अब्बू ने मुझे बता दिया था बचपन में कि हराम और हलाल का फ़र्क क्या होता है। वो कस्टम्स के ऑफिसर थे और उनको बड़ी ऑफर्स हो रही होती थी और उन्हें बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारी। तो मैं उनसे पूछता था कि आपके छोटे ऑफिसर्स के घर इतने बड़े बड़े हैं तो हमारा घर इतना छोटा क्यों? तो बताते थे बेटा ये हराम और हलाल का फ़र्क है। वो फिर सारी ज़िंदगी आपके अंदर से नज़रिया नहीं निकलता, वो कैरेक्टर नहीं निकलता। सो हमारी नज़र आखिरत पे हो वो ज़्यादा अच्छा है। दुनिया का वक्त गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मुझे अभी पता नहीं चला कितनी एज जो निकल गई हाथ से। सो बाकी का भी इसी तरह से है। अच्छा, ये बातें जो है ना, ये एक सिंगर लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, रोशनियों में रहने वाला। और चेंज कर लें फिर नहीं तो ये भी तो कॉम्बिनेशन बताइएगा ना। दूसरा मुझे ये भी मालूम है कि घर में भी कोई इतनी लाइकिंग नहीं थी जब आप सिंगिंग में आए। उस रेजिस्टेंस को भी फेस करते हुए एक ना अगेंस्ट द टाइड चलना, वो मतलब शौकिया हद तक तो उन्होंने कबूल किया हुआ था कि इसको शौक है चलो कर ले, लेकिन ये नहीं कि मैं CSS कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा या अपना फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा। He wanted to see me a very very successful person, not a bureaucrat but a person, because उन्होंने हमेशा कहा कि तुम काबिल शख्सियत बन के दिखा दो मुझे। जिस तरह अक्सर मिसाल देते थे, एतजाज़ एहसन है तो उसने CSS करके नौकरी नहीं की मगर वो उसने काबिलियत दिखाई, तो तुम भी इस तरह की कोई काबिलियत दिखाओ ना कि लोग कहें कि बहुत काबिल शख्सियत है। उन्होंने मुझसे कोई डिमांड नहीं की कि फलां नौकरी कर लो या कुछ कर लो, ठीक है। तो जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी बात, काश वो जिंदा होते मैं उनको बताता अल्लाह ने उनका नाम कितना रोशन किया है, कहाँ कहाँ सोहरा शफी का नाम जा रहा है और लोग कितने फैज़याब हो रहे हैं। देखें अभी 18 साल हो गए उस अस्पताल को, 5 मिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ ट्रीट हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में पिछले साल अभी हमें 100 डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो अभी कैंसर हॉस्पिटल जो है वो इट इज़ अप एंड रनिंग। सो वालिदैन को आई विश मैं उनको बता सकता कि मालूम तो होगा उन्हें, दे मस्ट बी, ये सारी कहते हैं सदका जारिया होता है औलाद की तरफ से कोई भी नेक अमल जो है। और मैं तो उस दिन दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला मेरी सारी नेकियां मेरे अब्बू को दे दे और मेरी अम्मी को दे दे। मेरी अम्मी रमज़ान अल मुबारक में फौत हुई थी, उनकी ख्वाहिश थी और मैंने सुना है वो तो वैसे ही बख्शे होते हैं जो रमज़ान अल मुबारक में, तो मैंने अब्बू को दे दी या अब्बू और अम्मी आपस में तकसीम कर लें। और जितना गहरा आपका ताल्लुक रहा है बच्चों का भी आपसे है, आप भी उसी तरह के अच्छे पेरेंट हैं? नहीं, शायद नहीं। आजकल के बच्चे जो हैं ना वो डिफरेंट हैं। काश के जितना हम अपने वालिदैन से प्यार करते थे वो भी हमसे करें, लेकिन उनका ज़्यादा वक्त गैजेट्स के साथ गुजरता है। वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, वो बड़ी अच्छी आर्टिकुलेट अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं मेरे बच्चे, लेकिन आई विश कि वो पैशन, वो जज्बा उनके अंदर हो जो हमारे अंदर था। कभी कभी मुझे नज़र आता है वो खून छलकता है ना। छोटी थी उस वक्त हमना, तो उससे बहन ने, उसकी कज़न ने पूछा कि क्या बनोगी बड़ी होगी, उसने कहा मैं हार्ट सर्जन। तो कहती है हाँ हार्ट सर्जन्स तो बड़े पैसे लेते हैं। तो खिलौनों के साथ खेल रही थी तो एकदम कहती है पैसे क्यों लूँगी मैं? कहती है पैसे नहीं लोगी तो खाओगी कहाँ से? तो 2 सेकंड सोच के कहती है वो मुझे अल्लाह देगा।
अच्छा, ठीक है। तो मैं बड़ा सुन रहा था, मैंने शुक्र अदा किया। बाकी बच्चे भी हैं इसी तरह के, सूफी हैं, लेकिन मैं ये पैगाम लोगों को देना चाहता हूँ कि हम जो उनके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं ना, जो मेरे से भी गलती हुई है, मैं ये तस्लीम करता हूँ, वो ना करिएगा आप, अगर हो सके तो। हमने गोद में सुना है ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे बच्चे बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क। आप उसके व्यूज देखें कितने 100 बिलियन है, अरबों में जी। तो बेबी शार्क डू डू से हमारा बच्चा सीखना शुरू करता है। उसके बाद एल्सा आ जाती है, स्नो वाइट आ जा, उनके कैरेक्टर्स हमारे हीरोज बन गए हैं। उसमें ना हमें सर सैयद अहमद खान नजर आता है, ना इकबाल का नजरिया नजर आता है, ना माँ की लोरी की वो प्यार रह गया है। हाँ, माएँ भी बदल गई हैं, बाप अगर बदले हैं तो। ऐसी है, माएँ बिजी हैं तो उनके हाथ में फोन पकड़ाती है ना, कि फीडर मुंह को लगाया और साथ फोन पकड़ा दिया कि सुनो बेबी शार्क। ठीक है। अच्छा, इतने माशाल्लाह आप मशहूर थे, लेकिन शादी वालिदैन की पसंद से की? वालिदैन की पसंद, आपके पीछे लाइन थी एक, खैर ये तो अब आप बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वालिदैन तो उस वक्त थे नहीं, आई विश के होते। अच्छा। लेकिन बहन भाइयों, एवरीबॉडी वाज ऑन बोर्ड। मेरी एक आदत है, शायद हर काम में मैं मशवरे बड़े लेता हूँ। अच्छा। लेकिन वैसे हर काम में नहीं लेने चाहिए, लेकिन शादी में भी मैंने तो उन पे छोड़ा हुआ था। तो मेरी एक बहन ने वो देखा और उसने मुझे कहा, मैंने कहा फिर ठीक है। कहते नहीं 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 ऐसे नहीं, आप देखोगे तो खुद। और हम सब बहन भाइयों की चॉइस तकरीबन मिलती जुलती है, तो आई हैड अ फेयर आइडिया कि बस ठीक ही होगी। तो कोई फरमाइशें थी आपकी कि आप क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए? यार हर बंदे की होती है कि मेरी बुड्ढी जरा सोहनी हो गए। नहीं, आपने तो गानों में पूरा लोगों को तो ओदे बाल इसरा ने तो वो चलती है तो ब्रेकें लग जाती हैं जीटी रोड में, तो पता नहीं क्या क्या कुछ सिखाया। मेरी एक जरूर थी कि स्माइल अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, वो मिल गया आपको? वो मुझे मिल गई। अच्छा। वो हाँ, मुझे अच्छा लगा, सबको ही अच्छी लगी। मेरे बहन भाइयों ने सबने कहा यार हमने देखी अच्छी है। स्माइल से मुझे वैसे एक लतीफ़ा याद आ गया। हमारे एक एंकर हैं, सो वो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, हम लोग नारोवाल जा रहे थे, तो गाड़ी में इस तरह साथ साथ बैठ के, तो वो कहते हैं आपको हुस्न अच्छा लगता है? तो मैंने कहा हाँ सबको अच्छा लगता है। कहते हैं हुस्न में क्या देखते हैं? आप समझ गई होंगे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी हुस्न में मैं स्माइल देखता हूँ। मैंने कहा जवाब ऐसा कि इसके बाद अब सवाल की गुंजाइश ही नहीं रहती, गल मुक। कहते हैं स्माइल में क्या देखते हैं? लब देखते हैं, दांत देखते हैं, या फिर रुखसारों का बदलता हुआ रंग देखते हैं? मैंने कहा जी आप ऐसे सवाल कैसे कर लेते हैं? अच्छा, ये आपकी शख्सियत का एक और खूबसूरत पहलू है। अगर आप सिंगर ना होते तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छी पैरोडी करने के काबिल हैं, जो आपने कभी भी दुनिया के सामने लगता है मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। असल में हर बंदा ही एक्टर होता है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग कर सकता था, लेकिन अब कोई काम छोड़ भी देना चाहिए। हाँ, अरे वैसे नहीं सोचा आपने कि एक फिल्म बनाई जाए मे भी आप ही की सक्सेस स्टोरी के ऊपर, जो बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशनल होगी कि कैसे एक बच्चा यहाँ तक पहुँचा है? वो एक बनी हुई है, बल्कि फैसल कुरैशी हैं हमारे फेमस जी एक्टर, उन्होंने अबरार प्ले किया उसमें। अच्छा हाँ, तो सही अबरार प्ले किया उन्होंने? बहुत जबरदस्त, बल्कि उस तक पूरा रिसर्च करके ब्लू शर्ट और जैकेट, हाँ ब्लू इज माय फेवरेट, और ब्लैक जैकेट वो पहन के, और वो जिस तरह की मैं हरकतें कर रहा था वो बड़ा वैसे ही किया उसने। ठीक है। अच्छा, आपको तो बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया सिंगिंग में भी, और जब आपने फलाही और ये काम शुरू किए तो भी आपके पीछे एक लंबी लाइन थी, और इट्स गुड कि आपने ये ट्रेंड सेट किया कि अपनी फेम को इस तरफ भी यूटिलाइज करना है। बहुत सारे लोगों ने फिर आपको देखकर फलाही और इस तरह के कामों का बेड़ा उठाया। आप किससे इंस्पायर हुए? आपका रोल मॉडल कौन था? देखिए, गाने में भी और जिंदगी में भी। इमरान खान एक बहुत बड़े रोल मॉडल थे। मैं उनसे बड़ा इंस्पायर था, हूँ भी, कि उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे कैंसर हॉस्पिटल बनाया और एक इतना अपहिल टास्क जो है वो लिया अपने ज़िम्मे, और फिर लोगों ने किस तरह की सपोर्ट की। देखें, क्रेडिबिलिटी जब किसी की होती है तो लोग काम कितना आसान हो जाता है, अल्लाह की ज़ात मदद करती है। तो मैंने ये सोचा कि मेरी अम्मी भी बड़ी नेक थी, तो उनके नाम पे क्यों नहीं बन सकता हॉस्पिटल, अल्लाह उनका नाम ज़िंदा रखेगा। तो मैंने वो शुरू किया, तो अल्लाह का शुक्र है पता ही नहीं चला 2 साल के अरसे में
यानी फंड्स की कमी हमें कहीं नहीं आई और अल्लाह ने दे दिया। वो हॉस्पिटल भी, मेडिकल कॉलेज भी, फंड हम लोग करते रहे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक में, सैलाब में हमने 1300 घर बना के दिए पक्के, और 3000 से ज़्यादा घर स्टील स्ट्रक्चर और फाइबर ग्लास के वहाँ पे जलजले में भी। उसके बाद फिर अभी कैंसर हॉस्पिटल, और फिर अभी 15 दिन में कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल। अगरचे ये सहारा के पैसों से तो नहीं बना, ये तो रेड क्रिसेंट से बना, लेकिन कोई नहीं मानता था कि ये बन जाएगा 15 दिन में। सो अल्लाह हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड। अब मैं आपसे ना एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। अभी पिछले दिनों मीनार पाकिस्तान पे भी एक वाकया हुआ। रिलेट इसको ऐसे किया जाता है कि जी ख़वातीन जो हैं वो एक्साइट करती हैं या इंसाइट करती हैं मर्दों को, तो मर्द फिर जाहिर है मजबूर होते हैं। आप ने सारी ज़िंदगी शोबिज़ में गुजारी है, आपके इर्द गिर्द खूबसूरत ख़वातीन ऑल अराउंड रही हैं। मैंने वो भी टाइम देखा हुआ कि स्टेज पे डांस करने वाली ख़वातीन अगर का झुरमट अगर इधर आता था तो आप उधर से भाग के दूसरे कोने में चले जाते थे, और अगर वो दूसरे कोने में आता था तो आप उससे इस कोने में आ जाते थे। सो यू स्टेड इन द लाइमलाइट बट यू स्टिल आपने अपने आप को बचा के रखा। तो आपका क्या ख्याल है इस नज़रिए के बारे में कि आपने भी तो, आपके इर्द गिर्द भी तो अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, अवेलेबिलिटी भी थी? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तल्ख है। एक तो मैं पहले उस वाक़े की मसम्मत करता हूँ, दूसरा मुझे दुख इस चीज़ का तो है कि जो हुआ और लोगों ने किया। मुझे इस चीज़ का ज़्यादा दुख है कि बचाने वाले किधर थे। मतलब उनको थप्पड़ मारने वाले कहाँ थे? कोई भी एक भी नहीं था यार, एक ही बोलता बीच में से। गैरतमंद कहाँ थे? मुझे इस चीज़ की बड़ी तकलीफ है। मतलब मैं होता, मैं मुंह तोड़ता, मैं चलो 4 खा भी लेता, लेकिन मैं 4 मारता भी ज़रूर। और मैं समझता हूँ जब एक ऐसा आता है बीच में तो उसके साथ भी लोग मिल जाते कि जो कर रहे हो ये ना करो। ये तो मेरे उसके बारे में जज्बात हैं। अब अगली बात जो है ना, उस पर अल्लाह बड़ा क्लियरली ये कहते हैं कि कोशिश करें कि हम इतने एक्सपोज ना हो कि कोई ऐसा मामला हो सके। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बार लड़कियों का कॉन्सर्ट था, और मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता, मैं ऑल गर्ल्स कॉन्सर्ट था, तो लड़के बाहर खड़े थे चौकीदारी के उसमें, क्योंकि वो को था मगर वो उन्होंने, और एक सिंगर ऑलरेडी अंदर गा रहा था। तो मैं अंदर दाखिल हुआ और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया मुझे, और अंदर किसी की लड़की की नज़र पड़ गई मुझ पे, और उससे चीख मारी, और बेशुमार और लड़कियों ने भी चीखें मारना शुरू कर दी। खैर मैं भागा और मैं उसकी तरफ, और बहुत सारी मेरी तरफ फैंस की तरफ। खैर मैं बड़ी मुश्किल से स्टेज पे पहुंचा ऊपर। जब मैंने नीचे उतर के आना था तो जाहिर है मैंने वहीं से गुजरना था। मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता आज, और कुछ लड़कियां निकलना भी शुरू हो गई। और मैं जब निकला हूँ बाहर तो वहां से लेके वहां तक कोई तकरीबन 1000 लोग होंगे। तो जो मेरा हाल था वो भी एक समझ लें कि लड़कों में फंसी हुई लड़की का होगा शायद। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये एक कुछ चीजें नेचुरल होती हैं जो सिर्फ अल्लाह को पता होती है, यू नो। सो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में लेके आना ठीक है नहीं चाहिए, बिल्कुल सही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जिस पे मैं एम्फसाइज करना चाह रही हूँ कि अ पर्सन लाइक यू, जो कि मेन स्टेज पे लाइमलाइट में शोबिस के जैसे कहना चाहिए क्लाइमैक्स पे रहा है, पीक पे माशाल्लाह से, एंड स्टिल उसकी शोबिस से ज्यादा ग्लैमरस तो नहीं है ना ये दुनिया की सारी जो ग्लैमरस है वो वहाँ पे आप पीक होता है, और उसमें रहते हुए भी आपका कोई स्कैंडल भी नहीं है, आप इस तरह की एक्टिविटीज में इंडल्ज भी नहीं किए, आपने रिप्यूट भी, अपनी क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड की। सो हाउ कैन यू डू इट? इफ यू कैन डू इट, व्हाई कांट रेस्ट ऑफ द मैन डू इट? अल्लाह ताला इज्जत शर्म रखे। बस दुआ करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जितना भी आप इन चीज़ों से बच सकें बचें। सच पूछे तो मैं यही बस बार-बार ये नसीहत थी वालिदैन की या आपका अपना अकीदा था? वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, ओह माय गॉड। और मेरे अब्बू तो कभी छोड़ते भी ना, मतलब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे इस तरह का। मार पड़ती? 5 वक्त की नमाज तो कंपलसरी थी, मार तो कभी भी नहीं पड़ी। अल्लाह का शुक्र है इस तरह किया ही नहीं है कुछ ऐसा कि वो मार पड़ती ना, लेकिन नमाज कंपलसरी थी। नमाज ना पढ़ने पे एक दफ़ा, क्योंकि शुरू में उन्होंने मुझे पैसे देने शुरू कर दिए, पर नमाज 5 रुपए, 25 रुपए की मैं 5 नमाजें पढ़ता था। सच्ची बात करनी चाहिए। अच्छी बात। कुछ अर्सा तो मैंने पढ़ी, जब पैसे जमा हो गए काफ़ी, मैंने कहा अब ठीक हो गया, काफ़ी हो गया, अब मैंने छोड़नी शुरू कर दी। उन्होंने फिर वो सीधे किया, उन्होंने कहा ठहर जाओ। फिर जब वो सख्ती की तो फिर वो
उसके बाद फिर आपको आदत पड़ जाती है। अच्छा, ये इतनी सारी चीजें आपने हमारे सामने रखी हैं, आप खुद क्या खाना पसंद करते हैं? अब आप इसमें से अगर मैं आपसे कहूँ क्या व्हाट इज योर टी टाइम फेवरेट, ब्रंच टाइम फेवरेट, तो आपका क्या? मैं तो बस सैंडविच ले लूंगा एक एंड दैट्स इट। और कितने खाऊ पियू हैं, पंजाबी हैं, लौरिये भी हैं तो मेरा वेट जो है ना, इट वेरीज बिटवीन 72 to 76 ऑलवेज। तो जैसे हाँ, मोस्टली वो 74 तक रहता है। तो जैसे ही 75 से क्रॉस करना शुरू करता है तो मैं बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ खाना। यानी 2 अंडे आज मैंने खाए हैं, बॉइल्ड एग्स, 2 बॉइल्ड एग्स खाए, और साथ मैंने चाय का कप लिया और बिल्कुल थोड़ा सा योगर्ट, दैट्स इट। और जैसे ही मेरा वेट 73 से कम होता है तो फिर तो मैं फड़काना शुरू कर देता हूँ, फिर पाए भी चल रहे होते हैं ज़रा। ठीक है। सो इट इज टू मेंटेन विद इन द सर्टेन वेट। हाउ टफ इट इज कि आप एक स्टार हैं और सियासत में जाहिर है बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द जो है शायद आपकी शोहरत से भी खाइफ होते हो, आपके कोलीग, या फिर ये सपोर्ट करती है आपको इसमें काम करने के लिए हिलाल अहमर के चेयरमैन के तौर पे? सियासत या फेम? आपकी फेम का फायदा भी होता है आपको कि आपकी बात जल्दी सुनी जाती है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है दूर तक चली जाती है। जैसे पिछले दिनों ब्लड डोनेशन ड्रॉप कर गया था बुरी तरह से, और रमज़ान में कर जाता है, फिर एक मैसेज से वो इतना ऊपर चला गया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। ठीक है। वो 100% ऊपर चला गया। पॉलिटिक्स में नुकसान थोड़ा सा होता है विद इन द पार्टी। बहुत सारे लोग आपको ऊपर नहीं आने देना चाहते कि ये ऊपर आएगा वो हमारे लिए खतरा पैदा करेगा, क्योंकि नेशनल लेवल की फिगर है, कल को कोई और मसाइल पैदा करेगा, हमारे रास्ते में रुकावट बनेगा। तो इतना तो पॉलिटिक्स में उनका हक बनता ही है, तो इसकी इजाज़त दे देनी चाहिए। तो आप इन बातों से खाइफ नहीं होते कभी जिंदगी में? मेरा ईमान है कि अल्लाह ने जो आपके नसीब में रखा, आप अपना काम करते रहें मेहनत और मोहब्बत के साथ, और एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर इज इमरान खान, आई हैव नो इश्यूज। मुझे लगता है आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, बिकॉज़ आई हैव फुल फेथ इन हिम। बिल्कुल सही। अच्छा, जब आप चेयरमैन बने हैं हिलाल अहमर के, तो साथ ही कोविड का चैलेंज भी आ गया, तो इस चीज़ से डील करना कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसानी खिदमत का, एक बड़ा इदारा, इंटरनेशनल इदारा होने के हवाले से। हम चूंकि डिजास्टर मैनेजमेंट पहले भी करते रहे हैं तो हमें आइडिया है। वैसे भी याद रखें एक चीज़, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हर इंसान को हर चीज़ का पता नहीं हो सकता। अब आपकी बेसिक एक्यूमेन जो है ना वो काम आती है, आपको करना क्या चाहिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अब तक मैंने एक कमेटी बनाई और टास्क फोर्स, और उसका चेयरमैन मैंने बनाया ब्रिगेडियर मोहद्दत राना साहब को, जो फेमस साइकियाट्रिस्ट भी थे, और 2 और लोग, और फिर हमने फैसला किया कि करना क्या क्या कुछ है। तो कोविड को भी स्टडी करना शुरू कर दिया कि दुनिया में इसका रिस्पांस कैसा आ रहा है और क्या करना है। और नॉर्थ में क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं थे, एक हॉस्पिटल बनाना था, फिर अवेयरनेस के काम करने थे, फिर मास्क चाहिए थे, सैनिटाइजर्स चाहिए थे, लाखों की तादाद में वो हमने बांटना शुरू कर दिए। और उसके बाद फिर लॉकडाउन में सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई कि लोगों को खाने का मसला था बुनियादी, तो फिर हमने एक मुहाफिज फोर्स का क़याम अमल में लाया, एक ऐप डिजिटल बनाई, जिसने सदर पाकिस्तान ने उसको लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया, जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंग काम ये था कि मसाजिद से ऐलान होते थे कि जो लोगों को ये महसूस हो रहा है कि उनको कोरोना है, फ़ौरन इस नंबर पर रब्ता करें। उनको हम अपनी आगाही हेल्पलाइन से रब्ता करा देते थे डॉक्टर से, डॉक्टर उनको बता देता आपको क्या करना है। दूसरा ऐलान होता था कि जिन लोगों के घर आज खाना नहीं पक रहा, वो फ़ौरन इस नंबर पर बच्चों की तादाद बताएं और अपना और घर का एड्रेस दें, वो बता देते थे। फिर तीसरा और आखिरी ऐलान होता था कि जो लोग खाना दे सकते हैं वो 2 एक्स्ट्रा रोटियां बना लें, इतने घर में खाना आज नहीं पक रहा, वो लोग बना के मसाजिद पे दे जाते। बल्कि उसकी जगह कई लोगों ने तो कहा कि आप छोड़ें खाने को, हम लंगर देना शुरू कर देते हैं। ठीक। तो कई रोज तक लंगर पकता रहा। यानी आपने मस्जिद को यूटिलाइज किया, उसकी फुल स्पिरिट एंड एक्चुअल मीनिंग में कि मस्जिद जो है हमारा सोशल कम्युनिटी सेंटर है बहुत बड़ा, जो मस्जिद का एक पर्पस है। सो ये आइडियाज इनोवेटिव जो हैं ये आपके अपने होते हैं? ये नमाज में आया था मुझे आइडिया। अच्छा। हाँ, कि कैसे हो सकता है, क्योंकि सारे लोग कह रहे थे इतना पैसा नहीं है हुकूमत के पास कि लोगों को खाना दे सके। तो मैंने कहा खाना तो शेयर भी हो सकता है, हमसाया हमसाये के साथ शेयर कर ले, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले के साथ, एक कस्बा दूसरे के साथ। तो इस तरह मसाजिद के ज़रिए हमने उनको कनेक्ट किया और इतना अच्छा रहा। लोगों ने फ्रूट पैक कर करके ला रहे थे, मिठाइयाँ ला रहे होते थे,
फिर और चीज़ें खाने की तो ला ही रहे होते थे। तो मेरा ख्याल है उन आम दिनों से ज़्यादा रज के खाना खाया लोगों ने, क्योंकि राशन आप बांटेंगे ना, राशन तो कोई भी ले लेगा, लेकिन पका हुआ खाना सिर्फ मजबूर बंदा लेगा कि मेरे घर में आज खाना नहीं है, मुझे चाहिए, वरना कोई नहीं मांगता। बिल्कुल सही। तो लोगों से पका पका के खाना हम हमारे वॉलंटियर्स पहुंच जाते हैं। 9 लाख लोगों ने खाया, अरबों रुपए का बनता है। इस आइडिया को ऐसे नहीं तो अमेरिका ने तो नहीं अप्रिशिएट किया कि ये एक अपनी नौयत का पहला आइडिया है, इसको हम रिफाइन करेंगे, इसके ऊपर हम काम करेंगे, फलां करेंगे सारा। उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर भी दिया है। सो ये अल्लाह का शुक्र है, आइडियाज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल अल्लाह देता है जहन में कि इस तरह भी हो सकता है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि शुक्र अल्लाह का मेरे जहन में वो है। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोगों ने इसको ऐसे भी हाईलाइट किया, बल्कि कोर्ट तक भी चले गए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जनाब चेयरमैन है सहारा ट्रस्ट के भी, उसको भी चलाते हैं, तो ये भी एक इंसानी खिदमत का इदारा है। तो आपने इस मामले को कैसे देखते हैं, और ये जो मुखालिफिन है इनके बारे में आप क्या जवाब देंगे? मुखालिफिन तो कुछ भी कह देते हैं, वो तो अपनी सीट के लिए कर रहे थे कि जी मेरे 3 महीने रहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट हंस पड़ी इस पे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो होता है बिजनेस में। जैसे मेरी एक दुकान है पौधों की, और साथ ही मैं गवर्नमेंट का एक ऐसी जगह पर कायम हूँ, पोजीशन है जो पौधे खरीदती है, तो मैं अपने ही पौधे गवर्नमेंट को बेच दूंगा, तो दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे वो मेरे मुखालिफ एहसन इकबाल साहब के भाई की PHA की दुकान थी, उन्होंने अरबों रुपए के पौधे जो हैं वो अपने भाई के उससे ख़रीद लिए, और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो नेकी के काम है, ये 2 की बजाय 10 करें। इसमें हम कौन सा तनख्वाह ले, ना मैं सहारा से तनख्वाह ले रहा हूँ, ना मैं यहाँ से तनख्वाह ले रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे अपनी गाड़ी मेरी देख लें बाहर खड़ी है, अपना पेट्रोल उसमें डलवा के आया हूँ, ये चाय पी रहे हैं ये मेरे पैसों से आपको पिलाई जा रही है, बल्कि इधर उधर लोगों की कोई थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है तो कुछ करते हैं वो भी। तो ये स्पिरिट के साथ, जज्बे के साथ उसके लिए, और फिर तजुर्बा भी है उस काम का। अच्छा ये हिलाल अहमर से वाबस्तगी जो है, इसमें आपने क्या सीखा है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खैरात की जाती है, जहाँ पे लोग जो बड़े खुले दिल से देते हैं। सो ऐसे इंटरनेशनल इदारों का पाकिस्तान जैसे मुल्क में काम, जहाँ लोग को, जैसे आपने अपना एक आइडिया अभी डिस्कस किया कि पूरी इंटरनेशनल दुनिया में उसकी पजीराई हुई, आपके ख्याल में हमारे ऐसे कोई ऐसा इदारा क्यों नहीं बन सका जो कि इस स्केल पे इंटरनेशनली जाके खिदमत कर सके, मदद करे? मैं ज़रा सा आपको बता दूँ ये है क्या, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। हाँ। 18वीं सदी में बैटल ऑफ सेल्फ्रिनो में एक शख्स था हेनरी डोना, जो जंग में लोग जख्मी हो रहे थे ना, वो उनकी मरहम पट्टी कर रहा था। उसने अपने गांव वालों को बुला लिया, इधर आओ, धो इसको, वुंड को साफ करो, इसके ऊपर पट्टी करो। और वो लोग कर रहे थे दर्द से, तो उसको बजाय जंग में किसी फरीक बनने के, उसने ये काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये आइडिया उसके जहन में आया और रेड क्रॉस बनाई उसने, जिसको 1970s में टर्की ने कैंपेन चला के इसको रेड क्रेसेंट भी करवा दिया, क्योंकि जो इस्लामी ममालिक हैं वो रेड क्रॉस को इस्तेमाल नहीं करते। तो ये हिलाल अहमर के नाम से जानी गई इस्लामी ममालिक में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इसके पहले सदर थे, और 1947 में ये हमने इनहेरिट की इंडिया से, और फिर ये नेशनल सोसाइटी का क़याम अमल में आया थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इट वर्क्स एज एन ऑक्सिलरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हेल्थ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और यूथ एंड वॉलंटियर्स, इसके 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं। अब रही बात आपके सवाल की तरफ आ जाएं कि लोग कितनी खैरात करते हैं इस इदारे को। आप सुन के हैरान होंगी कि इस इदारे को लोग खैरात नहीं करते थे जब तक इसमें मैं नहीं आया था। लोग इसको कुछ नहीं देते थे। 98% पैसे दुनिया से बाहर जो हमारी फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन, जिसको मदर बॉडी भी कह सकते हैं, वहाँ से आते थे, या ICRC से आते थे। अब पाकिस्तान से जो बाकी के चंद % कहाँ से आते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़े बहुत ऐसे ब्लड डोनेशन के लिए दे देते। अब जब से मैं आया हूँ, मैंने फिर एक अंदर डिपार्टमेंट बनाया, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। एक और डिपार्टमेंट भी बनाया मैंने, सोशल मीडिया का, उसकी भी आजकल आपको पता है ज़रूरत होती है। सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट जब बनाने लगा तो लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में कोई नहीं देता होता फंड्स, ये तो इदारा हमने एक दफ़ा कोशिश की थी, किसी ने कुछ नहीं दिया था, बल्कि हमारे पैसे लग गए थे जो हमको तनख्वाहें देते रहे लोगों को। मैंने कहा यार ये तो अल्लाह ने देना होता है, आपने शायद सही तरह कोशिश ना की, मुझे कर लेने दें। तो कोशिश की तो चंद महीनों में हमने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया। अच्छा।
अच्छा, पाकिस्तान में थैलेसीमिया समेत बहुत सारे ऐसे अमराज का मसला है जहाँ पे खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और हिलाल अहमर जो है वहाँ पे लोगों का बड़ा वो होता है कि साफ और जिसे कहना चाहिए इंतकाल खून जो है उसके लिए जो एक प्रॉपर ब्लड डोनेशन अवेलेबल होगा। बाज़ औक़ात लोगों को इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसके लिए क्या बताएंगे? कैसे हेल्प लाइन आपने बनाई है, कैसे वो रुजू कर सकते हैं अगर मुश्किल में है तो? 1030 हमारा नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं ब्लड के लिए, और इसको हम मज़ीद इम्प्रूव कर रहे हैं इंशाल्लाह। बल्कि आज ही हमारी सदर पाकिस्तान से बात हुई है, और इसी हवाले से, क्योंकि ये इदारा पहचाना जाता था कि अच्छे काम इसके और बहुत सारे लिए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिटोरिएशन का शिकार था। ब्लड वाली साइड जो हम देख रहे हैं कि कई और इदारे ले गए हैं, एम्बुलेंस को देखा जाए तो कई और इदारे उसमें लीड ले गए। इसी तरह इस इदारे को इसमें इतना पोटेंशियल है कि टर्की में देखें तो ये वाहिद ऑथराइज्ड इदारा है जो वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और जैसे आपने कहा सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जिम्मेदार है। इसी तरह सऊदी अरब में देखें तो इसी तरह से मामला है। लेकिन उस जगह पर अब इसको लाने के लिए जब मैं आया था, मैंने बहुत सारी स्टडीज़ की थी कि मुख्तलिफ सऊदी अरब में क्या हो रहा है, टर्की में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में, इंडिया में क्या हो रहा है। तो वैसे मुझे पता चला इंडिया में भी कोई ख़ास काम नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा इनसे आगे तो हमने निकलना ही निकलना है। तो अल्लाह का शुक्र है वो 3-4 महीने में ही हम उनको क्रॉस कर लिया था, और फिर IFRC ने जब हमें राइट ऑफ फर्स्ट चूजिंग दिया, जो उन्होंने 8 मिलियन CHF दी, तो वो इसीलिए दिया था कि हमने पिछले 1.5 साल के अंदर जो कोरोना पे काम किया वो सारी दुनिया की नेशनल सोसाइटी से ज़्यादा अच्छा काम। ठीक है, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, और सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर हमारी काफ़ी नई प्लान्स हैं, और इसमें काफ़ी सच पूछे तो काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने आपको कभी गुस्से में नहीं देखा, ना आपको स्टारडम के टैंट्रम में देखा है। बहुत सारे लोग जो उनकी शोहरत इतनी नहीं होती जितना उनका नखरा होता है। सो ये क्यों? I just want to be myself। जैसा मैं हूँ ना वैसे ही बंदे को रहना चाहिए, और जैसा आम हालात में होता है, और मिट्टी की चीज़ है इंसान, और उधर ही चले जाना है। कोई ऐसा काम आता तो होगा दिल में कि कभी नहीं। और मैंने पता क्या, बल्कि मैं ये फूड फॉर थॉट लोगों को दे रहा होता हूँ कि कभी ऐसा मौका आए कि अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त दे, शर्म रखे अल्लाह इज़्ज़त की, तो मैं तो ये करता हूँ कि मैंने बड़ी दुआ मांगी, अल्लाह में मेरे में कभी तकब्बुर ना आए, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह को सूट करता है, इंसान को नहीं करता। और जब अगर कोई मैं ऐसी बात मुंह से निकल जाए ना, बाज़ औक़ात हम बेध्यानी में बड़ा कुछ कह जाते हैं, तो ना मैं दुआ की हुई है कि मेरे कान पे खारिश हो ऐसे, तो मैं ऐसे कान पकड़ूंगा ना तो एक तो तौबा कर लूँगा, दूसरा मुझे याद भी आ जाएगा कि तुमने कोई फजूल बात की है अबरार, तुमने कोई ऐसे बड़ी बात की है, बड़ा बोल बोला है। तो ये मेरी दुआ है अल्लाह से। और ये मैं इस तरह की बातें इसलिए बता रहा होता हूँ कि एक दूसरे से हम कॉपी कर लेते हैं ना, मैं तो अच्छी बात सुन लूँ तो मैं उसको ले लेता हूँ, तो इसलिए आप भी ले लें, क्योंकि फिर अल्लाह नवाजता बहुत है। एंड ऑफ द डे हम यही चाह रहे होते हैं ना कि अल्लाह इज्जत दे, तो जब हम लोगों को इज्जत देंगे तो हमें इज्जत मिलेगी। पैसा आपको चाहिए तो आप पैसा दें, आपको पैसा मिलेगा। तो जिनको दें जो डिजर्विंग है, तो इस तरह जो आप देंगे, किसी को गाली देंगे तो आपको गाली मिल जाएगी। सो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने जो आप लोगों को देंगे वो मिलेगा। अच्छा, मुझे आपको देख के अंदाजा हो रहा है कि आप बैत और इस तरह से अकीदत और मुरीदी इन चीज़ों पे भी जाते हैं और यकीन करते हैं। हमारे बुजुर्ग हैं सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब, वो पर्दा कर गए, कुरान महल फैसलाबाद, उनकी बहुत सारे अक़वाल मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। मैं बचपन में उनसे मिला था, मुझे नहीं याद कि मैंने बैत उनके हाथ पे ली थी या नहीं ली थी, लेकिन मुझे उनकी बातें बहुत इंस्पायर करती। बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि वो अल्लाह फरमाते हैं हमसे कि तुम मेरे बन के तो देखो, मैं सबको तेरा ना बना दूं तो कहना। वाह। मेरे कूचे में बिक कर तो देखो, मैं तुम्हें अनमोल ना कर दूं तो कहना। वाह। और आने वाला वक्त पाकिस्तान का है, आने वाला वक्त उम्मत मुस्लिमा का है। मैं मान नहीं सकती कि आपने मोहब्बत नहीं की होगी। आप इतनी बड़ी नेमत से कैसे महरूम रह गए? नहीं, किसने कहा महरूम रह गया? आपने नेगेटिवली क्यों सवाल पूछा मुझसे? क्योंकि आपने डिनाई किया बीच में कि मोहब्बत मैंने नहीं की, मैंने बस लफ्ज़ नहीं, वो आप बिलों से नहीं की थी मोहब्बत। अच्छा। ऐसे तो मोहब्बत ही तो किया, और मैंने किया क्या है?
मैं समझता हूँ इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है, काम मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप किसी लड़की से मोहब्बत की बात कर रही हैं, मुझे एक दोस्त का जुमला याद आ गया। तो वो कहा करता था, यार मुझे हर हफ्ते एक नई लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है। मैंने कहा यार कम से कम सच्चा लफ्ज तो निकाल दो बीच में से क्योंकि अगर हर हफ्ते होता है तुम्हें तो ये सच्चा तो नहीं होगा। एक हफ्ते के लिए तो सच्चा ही है ना, होगा एक हफ्ते की हो सकता है, वो कोई कमाल ही शख्स होगा। अच्छा, आपकी हिस्से मज़ाक बड़ी कमाल है। अच्छा, और आपने उसे शेयर नहीं किया वो बहुत ज्यादा अपनी ऑडियंस के साथ। ये एक मामला है जिसे आप थोड़ा छुपा के रखते हैं। नहीं, जब मौका मिलता है मैं तो शुरू हो जाता हूँ दोस्तों के साथ भी, और चल रहा होता है। मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ जी। और सेंस ऑफ ह्यूमर होना मेरी एक यही भी ख्वाहिश थी कि मेरी जो बेगम हो उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर हो, ताकि वो हम हंसते खेलते रहें। अच्छा, आप माशाल्लाह एक अरसे से ऐसे के ऐसे ही हैं, इसका क्या राज है? आपका वो सेल्फी पोज जो आपका, वो जो एक सेल्फी नहीं, जो एक टिपिकल पोज है जिससे आप तस्वीर खिंचवाते हैं, वो आपने जब ये बहुत ज्यादा हिट हुआ है सेल्फी पोज, उससे पहले ही आपने ये इजाद कर लिया अच्छा? था। हाँ, उससे पहले ही आप इस पोज में जो है वो तस्वीरें बनाते हैं। वैसे आपने कितना याद रखा हुआ, मैं हैरान हूँ। अब आपके शुरू के फैंस में से हैं ना, हाँ, तो डेडिकेटेड फैंस तो हमें आपके। और ये सवाल इन्होंने इसलिए पूछा है कि मैं आपको यही सवाल पूछूं, और आज शायद इसीलिए आपने पूछा है कि माशाल्लाह आप नहीं, मेरी नजर आपके पीछे लगी हुई आपकी तस्वीर पे जा रही है ना, तो अच्छा, उसको देख के करी। अच्छा, मेरे कहा आपका एक स्टाइल है तस्वीर का, जो आप तस्वीर खिंचवाते हुए मुंह बनाते हैं, तो ये जो है ये बड़ा खूबसूरत अंदाज है। जज़ाकल्लाह। ये इंस्पिरेशन है? नहीं, क्या इंस्पिरेशन होनी है जी, बस मुझे वो आपकी बात से मैं ब्लश नहीं कर रहा। अगर मेरा रंग गोरा होता तो मेरा ब्लश होना आपको नजर आता। अच्छा। लेकिन दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर वाकया जो आपने सवाल किया ना, इसी तरह का सवाल एक दफ़ा मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से किया था। अच्छा। तो हमने कहीं जाना था, तो वो घर में मेरा वेट कर रहे थे। मैंने कहा जी, मैं जब पहुंचा तो मैं उनको देख के हैरान रह गया। उन्होंने कॉटराय की पैंट पहनी हुई, ट्राउजर, और ऊपर बड़ी ट्रेंडी सी शर्ट। तो मैंने कहा भाईजान कमाल करके, मैं उनको भाईजान कहता हूँ, आज तो तुसी बड़े जबरदस्त कपड़े पहने। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया, मैं कहा चलो आज ही पा लेने हम। तो मुझे बड़ी हंसी आई उनकी बात है। वाह, चलो मैं कहा चलो आज ही पा लेने। तो मुझे कोई सवाल होते हैं उनका कोई खास जवाब नहीं होता। तो मेरे पास भी आपके समाज जिसमें वो जो सेल्फी वाला पोज है उसका कोई जवाब। अच्छा, कब कहाँ जाने के लिए तैयार होने के लिए ज्यादा वक्त लेते हैं, खूब टाइम लगा के तैयार होते हैं? एंड व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी तैयारी में? मेरी तैयारी में मेरे बाल बड़े मुश्किल से बनते हैं वैसे, ये टाइम लगता है मेरा। और बाकी तो मैं सादा सा आदमी, मैं कहाँ तैयार होता हूँ। मतलब मुझे तो आई हैव नेवर बीन ब्लेम्ड ऑफ wearing very flashy clothes and very trendy dresses। जो सामने आता है। और बेगम कह रही थी कितना अरसा हो गया आपने शॉपिंग नहीं, कुछ जाके ले आए कुछ। और वाकई मैं सोच रहा हूँ कि मुझे याद नहीं है कि लास्ट शॉपिंग मैंने कब की थी। पहले होता था मुल्क से बाहर जाते रहते थे, कोई ना कोई शर्ट उठा ली कहीं से। अभी तो उतना अरसा हुआ मैं कहीं गया भी नहीं। कोई नया गाना है? कब? बड़ा मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। कब तक हमें सुनने को मिलेगा? 2 to 3 months शायद। ठीक है, बस जब बन गया तो इंशाल्लाह मजा आएगा, आई होप इंशाल्लाह। हाँ, आपके हर नंबर जो है वो पिछले नंबर का एक वो सीक्वल होता है और उसका सेंसेशनल ज्यादा हो जाता है। होपफुली आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी तो अब आपके साथ ग्रो कर रहे हैं कि नए जो यूथ है वो भी ऐड हो रही है उसमें? मुझे नई यूथ के ऐड होने की बड़ी खुशी है। हाँ, क्योंकि वो यही मेरे लिए एक चैलेंज था कि वो लोग मुझे जो सुनते थे पहले, क्या वो नए बच्चे भी मुझे सुनेंगे या नहीं। तो जब मैंने कॉन्सर्ट्स किए तो उसमें जो यूथ को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो सारे आ गए। अच्छा, अब हम आपसे इजाज़त लेंगे इस शुक्रिया के साथ कि आपने हमें मौका दिया। हिलाल अहमर जैसी एक जिम्मेदारी जो है वो आपके कांधों पे है। लेट्स होप एंड विश कि जहां आपने सहारा ट्रस्ट का इतना अच्छी तरह से जिम्मेदारी उठाई है, ये एक जिम्मेदारी जो है इससे भी अच्छी तरह से उहदा बराओगे। लेकिन जाते जाते ये कैसे हो सकता है कि मैं आपसे ये फरमाइश ना करूं कि हमें आप कोई गाना सुनाएं? किसी का कलाम है, मुझे नहीं पता किसका है जी, तो मैंने 2-3 मिला ली हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं वो सुना। प्लीज, हम इजाजत भी लेंगे अपने देखने वालों से पंच टॉक की नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए। अल्लाह हाफिज। मेरा दिल राज मेरा
मंगे मेरा दिल बस राजन रावल मंगे तख्त मिलना मंगे मेरा दिल बस राजन रावल मंगे रांझण रावल मंगे मेरा दिल राजन रावल मंगे तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना दम दम हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 रब असा थी वख नहीं बिन रब थी दूजा कख नहीं पर वेखण वाली अख नहीं ताई जान जुदाइयां सैंदी या मुँह आई बात न रहिंदी या अल्लाहू दम दम हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम दम हक दम 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 दम